नमो नमः। जितने भी नए दर्शक अध्ययन करने वाले छात्र हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी ने पिछली कक्षाओं में मेरे द्वारा स्वर संधि के विषय में पढ़ा था, स्वर संधि के विविध भागों के विषय में पढ़ा था। आज हमारे अध्ययन का विषय है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किन किन वर्णों के योग से होता है, आइए इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। यह हल जो है वह प्रत्याहार है। जिन्होंने पाणिनीय व्याकरण पढ़ा होगा, हल यानी प्रत्याहार। अब व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों की संख्या आपने पहले हमने जब वर्ण परिचय पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि व्यंजन वर्ण जो हैं वह 33 हैं। कितने हैं? 33 वर्ण होते हैं व्यंजन के। व्यंजन संधि को समझने से पहले हमें व्यंजन संधि की परिभाषा को समझना पड़ेगा। अब परिभाषा में हम देखें, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर जो विकार का दूसरा नाम परिवर्तन भी है। परिवर्तन यानी बदलना, परिवर्तन यानी परिवर्तित होना, बदलना। पुनः आप समझें, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर जो विकार उत्पन्न हो या जो विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप सभी इसको पढ़ें और समझें। व्यंजन वर्ण के बाद यानी पहले व्यंजन वर्ण होना चाहिए। तो एक सामान्यतया आप समझने के लिए यहां पे लिखें, व्यंजन वर्ण के बाद दो कंडीशन आते हैं। व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर पहला कभी कभी स्वर वर्ण भी आ सकता है और दूसरा क्या आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। ध्यान से समझिएगा, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर जो विकार यानी परिवर्तन हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कंडीशन यही रहेगा कि पहले व्यंजन होगा, यह नितांत आवश्यक है। यानी व्यंजन पहले चाहिए, पहले व्यंजन के बाद या तो स्वर होगा नहीं तो व्यंजन होगा। अब उदाहरण से समझते हैं हम, तो आप लोग क्लियर समझ पाएंगे इन चीजों को। पहला उदाहरण देखते हैं हम, जिसमें पहले व्यंजन होगा और उसके बाद हमें स्वर चाहिए होगा। एक आपने देखा होगा वागीश शब्द है, इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले वाक, उसके बाद लिखते हैं ईश। यह सिर्फ समझाने का प्रयास है कि व्यंजन संधि किन परिस्थितियों में होता है। अर्थात पहले व्यंजन उसके बाद स्वर हो तब भी होगा, पहले व्यंजन उसके बाद व्यंजन यानी हल हो तब भी होगा। अब यहां पे आप देखें, पहले हमने देखा है कि पहले व्यंजन होना चाहिए। आपको पता है कि इस वर्ण के अंत में यह जो क है वह व्यंजन है। क क्या है? व्यंजन है। इस व्यंजन के बाद ई
ई जो है वह स्वर है, ई आपने पढ़ा हुआ है, ई है स्वर। अब इनको मिल करके बनता है वागीश, वागीश। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे संधि क्या हुआ है, इस प्रकार की स्थिति में जस्त संधि होता है, यह जो क है उसको ग बना दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए ग आकर के वागीश बनता है। आपको सिर्फ मैं स्थल समझाना चाहता हूं कि पहले व्यंजन हो उसके बाद स्वर हो तो भी वह संधि क्या होगी, व्यंजन संधि ही कहलाएगी। दूसरा देखते हैं, दूसरे में आपने देखा है पहले भी व्यंजन होना चाहिए, बाद में भी व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन प्लस व्यंजन के योग से क्या बन रहा है ये देखेंगे हम। जैसे एक शब्द है सतजन, सदजन लिखिए उसको, फिर जस तो हो जाता है, वो शद है प्लस जन है। अब आप यहां पे देखेंगे कि पहले शब्द के शब्दांत में यहां आपको जो द दिख रहा है, यह द भी क्या है, व्यंजन है। और यहां जो ज दिख रहा है, ज भी क्या है, यह भी व्यंजन है। अब देखिए यहां भी व्यंजन, यहां भी व्यंजन, इन दोनों को मिलकर के सज्जन बनता है। यह जो द है यह ज में बदल जाता है, क्या बनता है, सज्जन बन जाता है। यानी हल संधि व्यंजन संधि दो परिस्थितियों में होती है। जब भी व्यंजन के बाद क्या होना चाहिए, व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर आए तब भी होगा, व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो भी व्यंजन संधि होगा। उससे होने वाले परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रकार में जस्तु संधि, उसके बाद प्रारंभिक में देखें तो श्रुत संधि, ष्टुत संधि, जस्तु संधि, अनुस्वार संधि इत्यादि संधियों का प्रयोग होता है। अग्रिम कक्षा में हम इसमें जो पहले संधि श्रुत संधि आती है व्यंजन संधि के अंतर्गत, उसका हम अभ्यास करेंगे, उसको पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।